everyone, welcome back to the Galaxy of Electrical Engineering. आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम CL वाधवा. आई होप आपको प्रीवियसली जो भी 3 वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए थे वो आपको पसंद आए होंगे. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए. अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Our question is SF6 gas has excellent heat transfer properties because of its dash. Options में हमें दिया गया है higher molecular weight, higher dielectric strength, low gaseous viscosity, combination of AB and combination of BC. Previous वीडियो में हमने देखा था SF6 गैस के बारे में एंड ऑल्सो SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में. ठीक है. आपको पता है कि ये जो तीनों भी दिए गए हैं ऑप्शंस, ये प्रॉपर्टीज. SF6 गैस की क्या प्रॉपर्टीज है? हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो गैसियस विस्कोसिटी होती है और हायर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है. ठीक है. बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज किस चीज के वजह से होती है, किस दो प्रॉपर्टीज के वजह से होती है. ठीक है. यहाँ कॉम्बिनेशन में दिया गया है एंड सिंगुलर में भी दिया गया है. चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस चीज के वजह से होती है. हियर वी हैव वन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग SF6 सर्किट ब्रेकर. हमने प्रीवियस वीडियो में इसे डिस्कस कर लिया था बट स्टिल और एक बार मैं इसे डिस्कस करना चाहूंगी. ठीक है. ये जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है वो 3.3 kV से लेके 765 kV तक इसे यूज कर सकते हैं हम. और जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC सिस्टम होता है उसमें हम SF6 सर्किट ब्रेकर को एम्प्लॉय कर सकते हैं. ठीक है. ये इंडोर सबस्टेशन फॉर 220 kV के लिए हम यूज कर सकते हैं. इंटरप्टिंग शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट रेजिस्टेंस स्विचिंग. ठीक है. रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज नहीं करते हैं फॉर इंटरप्शन ऑफ शॉर्ट लाइन फॉल्ट जब हम SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं. ठीक है. सर्किट ब्रेकर का काम ही क्या होता है? सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि जहां फॉल्ट हुआ है उस फॉल्ट सेक्शन को सेपरेट करने का काम सर्किट ब्रेकर करता है. ठीक है. इंटरप्शन करता है शॉर्ट लाइन फॉल्ट को विदाउट यूजिंग रेजिस्टेंस स्विचिंग. ठीक है. रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है. ठीक है. डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है जो SF6 का वो 2 to 5 टाइम्स ऑफ एयर से होता है. वेरी हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्विंचिंग द आर्क क्विकली एंड ऑप्टिमाइज द डायमेंशन. ये आर्क को जल्दी से जल्दी क्विंच करने की कोशिश करता है. दैट मीन्स आर्क को एक्सटिंग्विश करने का काम जल्दी से जल्दी SF6 सर्किट ब्रेकर करता है. एंड प्रेशर ऑफ SF6 गैस इन सर्किट ब्रेकर इज 3 to 5 kg per centimeter. Current chopping tendency is minimized by using SF6 gas at low pressure and low velocity. करंट चॉपिंग टेंडेंसी को मिनिमाइज करता है SF6 गैस एट लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी. जब भी लो प्रेशर रहेगा, लो वेलोसिटी रहेगा तो करंट चॉपिंग के टेंडेंसी को मिनिमाइज कर सकता है SF6 गैस. दैट मीन्स SF6 सर्किट ब्रेकर को हम यूज कर सकते हैं व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड करंट चॉपिंग टेंडेंसी को अगर हमें मिनिमाइज करना है देन वी कैन मेक यूज ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर. ठीक है. SF6 गैस की कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? गुड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, एक्सीलेंट आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टीज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड लो गैसियस विस्कोसिटी एंड इट इज हेवी, नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लेमेबल, इनर्ट गैस. ठीक है. तो ये सब SF6 गैस की प्रॉपर्टीज है. चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ SF6 गैस ये किस वजह से होता है. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट एंड लो गैसियस विस्कोसिटी. दैट मीन्स A एंड B, A और B के वजह से ही हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है SF6 गैस. ठीक है. जो हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज होती है SF6 गैस की वो किस प्रॉपर्टीज के वजह से होती है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट एंड लो गैसियस विस्कोसिटी. दैट मीन्स A और B इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से ही SF6 गैस हैज एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी. ऑप्शन नंबर D इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर. ऑप्शन नंबर D इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई होप आपको ये समझ में आया होगा.
So moving towards next question. A fault is more severe from the viewpoint of RRRV if it is a dash. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट ऑकर हुआ और वो फॉल्ट बहुत ज्यादा सीवियर होगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ RRRV, ये क्या होता है? रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज. सो RRRV इज नथिंग बट रेट of rise of restriking voltage. ठीक है. सो ये कौन सा ओवरहेड लाइन होने वाला है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है. ठीक है. सो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज नथिंग बट, अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट ऑकर हो गया, ठीक है, किसी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या फिर मीडियम हो, किसी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में अगर फॉल्ट ऑकर हो गया तो सर्किट ब्रेकर का काम क्या होगा? सर्किट ब्रेकर का काम होगा कि वो जो फॉल्टी सेक्शन है उसे सेपरेट कर सके. रिले का काम होगा कि फॉल्ट कहाँ है वो डिटेक्ट कर सके. और सर्किट ब्रेकर का काम क्या होगा? सर्किट ब्रेकर का काम होगा कि वो फॉल्टी जो सेक्शन है उसे सेपरेट कर सके. ठीक है. सो उस फॉल्टी सेक्शन को सेपरेट करने के चक्कर में क्या होता है, जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पहले तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स क्लोज होते हैं. जैसे ही फॉल्ट ऑकर हुआ तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं. ठीक है. जैसे ही सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन हो गए, जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में एरिया होता है उसके बीच में आर्क फॉर्मेशन होगा. ठीक है. यहाँ आर्क फॉर्मेशन होगा और इस आर्क को हमें एक्सटिंग्विश करना होगा किसी भी मेथड को यूज करके. ठीक है. सो जैसे ही ये आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही ये आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा, इसके बीच में जो करंट होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है. सो कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. सो जैसे ही करंट अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर 0 हो जाएगा, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप हो जाएगा इन द होल सर्किट ब्रेकर. ठीक है. सो सारे के सारे जो रीजन होता है हमारा सर्किट ब्रेकर का, वहाँ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप हो जाएगा. कौन सा? हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज डेवलप हो जाएगा. ठीक है. सो ये जो डेवलपमेंट हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज का, ये किस चीज के वजह से हुआ है? इट इज ड्यू टू सडन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सडन डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ही ये हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज का डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है. सो इसी ट्रांजिएंट वोल्टेज को हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं. जो ये ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप हुआ है इसे ही हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहेंगे. सो जो वोल्टेज अपीयर होता है अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये कब अपीयर होता है? एट द मोमेंट ऑफ फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस. सो जैसे ही आर्क खत्म होने की कगार पे रहेगा तभी ये वोल्टेज अपीयर हो जाएगा अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर. और ये वोल्टेज क्या करेगा? ये वोल्टेज आर्क को फिर से रीस्ट्राइक करने की कोशिश करेगा. ठीक है. सो आर्क को फिर से रीस्ट्राइक करने की कोशिश करेगा ताकि फिर से आर्क का फॉर्मेशन हो सके. तो इसी वोल्टेज को हम कहेंगे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है. ठीक है. एंड rate of rise of restriking voltage is directly proportional to natural frequency. ठीक है. natural frequency का directly proportional में होता है rate of rise of restriking voltage. So coming back to the question, a fault is more severe from the viewpoint of RRRV if it is a dash. अगर ये short line fault होगा, ठीक है, अगर ये शॉर्ट लाइन फॉल्ट होगा तभी फॉल्ट ज्यादा सीवियर होगा इफ वी आर टॉकिंग विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ RRRV. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर
शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट रेजिस्टेंस स्विचिंग इज डैश। तो हमने अभी देखा था कि शॉर्ट लाइन फॉल्ट के बारे में, ठीक है। प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिगार्डिंग शॉर्ट लाइन फॉल्ट ओनली, ठीक है। सो द मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर, कौन सा सर्किट ब्रेकर हम यूज कर सकते हैं फॉर शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट रेजिस्टेंस स्विचिंग या फिर विदाउट स्विचिंग रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस को स्विच किए बिना जो मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर होता है शॉर्ट लाइन के लिए वो कौन सा होता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस स्विचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। सो रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नथिंग बट हम एक फिक्स्ड कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंस का इन पैरेलल विद द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। सो अगर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है, सो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनके अक्रॉस में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। इसे ही हम रेजिस्टेंस स्विचिंग कहेंगे, ठीक है, इसे ही हम रेजिस्टेंस स्विचिंग कहेंगे। और ये रेजिस्टेंस स्विचिंग हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज जो डेवलप होता है उसे भी रिड्यूस करने के लिए हम रेजिस्टेंस स्विचिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास रेजिस्टेंस स्विचिंग के बारे में। सो चलिए उसे हम देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस स्विचिंग इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। सो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम रेजिस्टेंस स्विचिंग को यूज करते हैं। सिमिलरली करंट चॉपिंग के इफेक्ट को भी रिड्यूस करने के लिए हम रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज को डिक्रीज करने के लिए हम रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज कर सकते हैं। और उसी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए हम रेजिस्टेंस स्विचिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का जो हम कनेक्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस में, वो ज्यादा या फिर कम हो सकता है बाय R इज इक्वल्स टू 1/2 √L/C, ठीक है। सो एज यू कैन सी ये हमारा सर्किट ब्रेकर है और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस में हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया है। और ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है ये ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस हो सकता है 1/2 √LC से, ठीक है, या फिर ये इक्वल भी हो सकता है। सो हियर वी हैव सिस्टम डैम्पिंग और यहाँ हमारे पास कुछ वैल्यूज है R के। अगर क्रिटिकल डैम्पिंग हो, सो क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए जो R का वैल्यू होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है दैट इज 1/2 √LC। नेक्स्ट इज ओवर डैम्पिंग। सो ओवर डैम्पिंग के लिए जो R का वैल्यू होता है वो लेस होता है, R इज लेस देन 1/2 √LC। अंडर डैम्पिंग के लिए R का वैल्यू ग्रेटर होता है 1/2 √LC से। एंड अनडैम्प के लिए R का वैल्यू इंफिनिटी होता है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन। सो जो मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर होता है जिसे हम शॉर्ट लाइन फॉल्ट के लिए यूज कर सकते हैं विदाउट रेजिस्टेंस स्विचिंग, अगर रेजिस्टेंस स्विचिंग नहीं होगा, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस स्विचिंग नहीं होगा तो हम कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं? सो वी कैन यूज SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। SF6 सर्किट ब्रेकर को हम यूज कर सकते हैं फॉर शॉर्ट लाइन फॉल्ट अगर रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज हम नहीं कर रहे होंगे। पर आपको पता है कि रेजिस्टेंस स्विचिंग हम क्यों यूज करते हैं? रेजिस्टेंस स्विचिंग हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं और ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज को भी डिक्रीज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ करंट चॉपिंग। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। So our next question is the voltage at the two ends of the line are 132 kV and its reactance is 40 ohms. The capacity of the line is dash. So जो दो ends होती है ट्रांसमिशन लाइन की उनका वोल्टेज दिया गया है 132 kV
एंड हियर ऑल्सो 132 kV। और जो रिएक्टेंस दिया गया है दैट इज 40 ohms। सो लाइन का रिएक्टेंस दिया गया है 40 ohms और हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटी ऑफ लाइन। सो कैपेसिटी ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। क्यों मैंने V स्क्वायर लिखा? बिकॉज दोनों भी साइड के जो वोल्टेज है वो सेम है, ठीक है। सो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z। सो इट इज नथिंग बट सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग ओनली, विच इज इक्वल्स टू 132 kV होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 ohms, ठीक है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 435.6 megawatts। सो जो कैपेसिटी ऑफ लाइन है दैट इज गोइंग टू बी 435.6 megawatt। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। An overhead line with series compensation is protected using dash। सो ऑप्शंस में दिया गया है इम्पिडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले एंड मोर रिले एंड नन ऑफ द अबव। सो आपको पता है कि ये जो तीनों भी रिले यहाँ दिए गए हैं इट इज नथिंग बट डिस्टेंस रिले। इट इज नथिंग बट डिस्टेंस रिले। और डिस्टेंस रिले हम कहाँ यूज कर सकते हैं? डिस्टेंस रिले को हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं डिस्टेंस रिले को। सो हमारे पास यहाँ कितने टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले है? वी हैव 3 टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज impedance, next we have here is reactance and third one is more relay, ठीक है। बट हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगर ये सिंपली ओवरहेड लाइन दिया जाता तो हम तीनों में से कोई भी रिलेस को यूज कर सकते हैं कंसिडरिंग देयर लेंथ। बट यहाँ हमें सीरीज कंपनसेशन भी दिया गया है, ठीक है। ओवरहेड लाइन विथ सीरीज कंपनसेशन। सो सीरीज कंपनसेशन में हम क्या कर सकते हैं? सीरीज कंपनसेशन में हम कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं सीरीज में। सो कैपेसिटर बैंक्स को यूज कर सकते हैं सीरीज में। अगर हमने कैपेसिटर बैंक्स को यूज कर लिया दैट मीन्स अगर हमने सीरीज कंपनसेशन यूज किया तो क्या होगा? Z का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। सो Z का वैल्यूज डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? हम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट whenever there is series compensation in overhead transmission line, हम इसे किसी भी डिस्टेंस रिले से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए। बट हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ओवरहेड लाइन है विथ सीरीज कंपनसेशन और इसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हम डिस्टेंस रिले को यूज नहीं कर सकते सीरीज कंपनसेशन के लिए। सो जो चीज हम यूज करेंगे व्हेनेवर देयर इज सीरीज कंपनसेशन, सो वी आर गोइंग टू यूज स्पार्क गैप्स और सर्ज डाइवर्टर्स, ठीक है। हम कौन सी चीजें यूज करेंगे फॉर प्रोटेक्शन पर्पस? सो सबसे पहले तो हम स्पार्क गैप्स को यूज करेंगे एंड सेकेंडली वी कैन यूज सर्ज डाइवर्टर्स ऑल्सो। सर्ज डाइवर्टर्स, ठीक है। सो हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे? हियर दिस इज अवर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ कैपेसिटर से, ठीक है। कैपेसिटर बैंक्स का यूज होता है सीरीज कंपनसेशन के लिए। सो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ सर्ज डाइवर्टर्स यूज करेंगे एंड ऑल्सो गैप को भी यूज करेंगे, ठीक है। सो अगर फॉल्ट ऑकर हो भी गया तो हम स्पार्क गैप्स और सर्ज डाइवर्टर्स के यूज से हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। सो वी हैव सम थ्योरी रिगार्डिंग दिस। सो प्रोटेक्शन स्कीम फॉर सीरीज कैपेसिटर, ठीक है। दैट मीन्स सीरीज कंपनसेशन के लिए हम कौन सा प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं? सो व्हेनेवर फॉल्ट या फिर ओवरलोड ऑकर हो गया ट्रांसमिशन लाइन में, सो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा सीरीज कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। सीरीज कैपेसिटर के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। सो
क्या करेंगे ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट के वजह से ही क्या होने वाला है, इस करंट के वजह से ही बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है ट्रांसमिशन लाइन का। सो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्पार्क गैप और सर्ज डाइवर्टर को कनेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ कैसे सीरीज कंपनसेशन अगर एम्प्लॉय हुआ है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, सो उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों भी डिस्टेंस रिले है और डिस्टेंस रिले हम यूज नहीं करते फॉर प्रोटेक्शन पर्पस अगर सीरीज कंपनसेशन दिया गया हो ओवरहेड लाइन में। बट अगर सीरीज कंपनसेशन ना दिया हो ओवरहेड लाइन में तो आप तीनों में से कोई भी डिस्टेंस रिले यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The typical value of SCR for modern alternator is dash. So SCR होता क्या है? SCR is nothing but short circuit ratio. Short circuit ratio. So short circuit ratio के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ थ्योरी दिया गया है। So चलिए हम थ्योरी को देखते हैं। So short circuit ratio क्या होता है? Short circuit ratio is nothing but it is the ratio of the field current required to generate rated armature voltage at open circuit to the field current required to produce rated armature current at short circuit। ठीक है, अगर फील्ड करंट सेम हो, ठीक है, क्या दिया गया है? अगर फील्ड करंट सेम हो in open circuit also and in short circuit also। So जब open circuit दिया गया है और open circuit के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज रेटेड आर्मेचर वोल्टेज जो भी जनरेट हुआ that value and जो शॉर्ट सर्किट के केस में जो करंट फ्लो होने वाला है that करंट, अगर हमने उन दोनों का रेशियो लिखा so we are going to get short circuit ratio only। So 1 by ZS पर यूनिट में मिलेगा इज इक्वल्स टू 1 by XS। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट रेशियो के रेंज होते हैं फॉर सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। सो सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के लिए 0.6 से लेके 0.9 तक होता है। फॉर सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के लिए 0.9 से 1.5 तक होता है। फॉर सिंक्रोनस कंडेंसर 0.4 होता है एंड फॉर मॉडर्न अल्टरनेटर इट्स 0.5। ठीक है, और जो कंक्लूजन निकल के आता है फ्रॉम दिस शॉर्ट सर्किट रेशियो, सो शॉर्ट सर्किट रेशियो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एयर गैप लेंथ से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑल्टरनेटर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। अगर साइज बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाला है। दिस इज पी आउटपुट, दैट मीन्स आउटपुट पावर। दिस इज पी एस मतलब सिंक्रोनाइजिंग पावर। दिस इज स्टेबिलिटी, शॉर्ट सर्किट रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी से होता है एंड ऑल्सो शॉर्ट सर्किट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन। ये कंक्लूजन निकल के आता है अगर आपने शॉर्ट सर्किट रेशियो की थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, एंड ऑल्सो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दैट इज शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर रिएक्शन एंड शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेगुलेशन। सो दिस इज ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग शॉर्ट सर्किट रेशियो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन था हमारा रिगार्डिंग मॉडर्न ऑल्टरनेटर, जो शॉर्ट सर्किट रेशियो होता है मॉडर्न ऑल्टरनेटर का दैट इज नथिंग बट 0.5 ओनली। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो our next question is, in case of large size alternator the voltage control become serious if short circuit ratio is high, if it is low and voltage control is independent of short circuit ratio। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगर लार्ज साइज ऑल्टरनेटर हो, ठीक है, साइज ऑफ ऑल्टरनेटर कितना दिया गया है? इफ इट इज अ लार्ज साइज ऑल्टरनेटर सो वोल्टेज कंट्रोल
सीरियस हो जाता है, वोल्टेज को कंट्रोल करना सीरियस हो जाता है अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो का वैल्यू हाई हो या फिर लो हो। सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहूंगी कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कंक्लूजन शॉर्ट सर्किट रेशियो के रिगार्डिंग। आप यहाँ देख सकते हो कि शॉर्ट सर्किट रेशियो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेगुलेशन। इफ आई राइट हियर शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेगुलेशन। अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो हाई होगा, अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो अगर हाई होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा? वोल्टेज रेगुलेशन वुड बी लेस, दैट मीन्स गुड वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, दैट मीन्स गुड वोल्टेज रेगुलेशन। अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो लेस हो, अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो लेस हो तो वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज हो जाता है। सो वोल्टेज रेगुलेशन अगर इंक्रीज हुआ दैट मीन्स पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, सो इन केस ऑफ लेस SCR पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। सो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करना सीरियस हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करना ये सीरियस हो जाता है इफ short circuit ratio is less. And also we have few conclusions regarding short circuit ratio. So short circuit ratio is directly proportional to synchronizing power. ठीक है, it is directly proportional to stability. It is directly proportional to size. It is directly proportional to cost. अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो का वैल्यू हाई होगा दैट मीन्स सिंक्रोनाइजिंग पावर का भी वैल्यू हाई रहेगा। अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो का वैल्यू लो रहेगा दैट मीन्स सिंक्रोनाइजिंग पावर का भी वैल्यू लो रहेगा। अगर सिंक्रोनाइजिंग पावर का वैल्यू लेस रहेगा तो यही सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या करता है? मशीन को सिंक्रोनाइज रखता है। यही सिंक्रोनाइजिंग पावर मशीन को सिंक्रोनाइज रखता है। अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो का वैल्यू लो हो जाए तो स्टेबिलिटी भी लो हो जाती है। ठीक है, एंड इफ इन केस ऑफ हाई शॉर्ट सर्किट रेशियो, अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो का वैल्यू हाई रहा, इफ इट इज हाई देन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट भी हाई हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी बट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो का वैल्यू ज्यादा हो तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट का वैल्यू भी ज्यादा मिलेगा एंड ऑल्सो इट विल अफेक्ट द साइज एंड कॉस्ट ऑफ मशीन। ये सब पॉइंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर लार्ज साइज ऑल्टरनेटर हो और वोल्टेज को कंट्रोल करना सीरियस हो जाता है ओनली इफ शॉर्ट सर्किट रेशियो इज लेस। ठीक है, शॉर्ट सर्किट रेशियो अगर लेस रहेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा दैट मीन्स ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगा वोल्टेज को कंट्रोल करने का। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। Our next question is a large size alternator is protected against overloads by providing overcurrent relay, thermal relay, temperature sensitive relay, combination of AB and BC. So here we have one chart regarding protection of alternator. So चलिए उसे डिस्कस करते हैं। So this is the chart of protection of alternator. So हमारे पास different types के फॉल्ट्स दिए गए हैं इस चार्ट में। अगर ये स्टेटर फॉल्ट हो, ठीक है, अगर ये स्टेटर फॉल्ट हो वी हैव हियर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटर फॉल्ट। फर्स्ट वन इज फेस टू फेस फॉल्ट, सेकेंड वन इज फेस टू ग्राउंड फॉल्ट एंड थर्ड वन इज इंटरफेस फॉल्ट। अगर फेस टू फेस फॉल्ट ऑकर हुआ तो हम डिफरेंशियल रिले को यूज कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। अगर फेस टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर हुआ तो हम रिस्ट्रिक्टेड
अर्थ फॉल्ट रिले को यूज कर सकते हैं। अगर इंटरफेज फॉल्ट हुआ तो हम स्प्लिट फेज रिले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज रिगार्डिंग स्टेटर फॉल्ट। अगर रोटर फॉल्ट हुआ, सो फॉर रोटर फॉल्ट, अगर रोटर अर्थ फॉल्ट हुआ तो हम सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट रिले को यूज कर सकते हैं। और अगर एक्सटर्नल फॉल्ट, सो हियर वी हैव कपल ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट्स। सो अगर फेलियर ऑफ प्राइम मूवर हो गया, देन वी कैन यूज रिवर्स पावर डायरेक्शनल रिले फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। अगर एक्साइटेशन फेलियर हो गया तो हम ऑफसेट मूव रिले को यूज कर सकते हैं। अगर ओवरलोड हुआ, सो फॉर ओवरलोड वी कैन यूज टेम्परेचर सेंसिटिव रिले, जो कि हमारा क्वेश्चन ही है। फॉर ओवर करंट हम ओवर करंट रिले को यूज कर सकते हैं। फॉर ओवर स्पीड हम फ्लाई बॉल गवर्नर को यूज कर सकते हैं। फॉर ओवर वोल्टेज वी कैन यूज ओवर करंट रिले एंड फॉर अनबैलेंस लोडिंग हम नेगेटिव सीक्वेंस करंट रिले को यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये चार्ट आपको समझ में आया होगा कि अगर कौन सा फॉल्ट ऑकर हुआ तो हम कौन से टाइप का प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजीली हमने इस चार्ट में दिया गया है। सो आई होप आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि कौन से फॉल्ट के लिए कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं। सो सारा का सारा हमने एक ही चार्ट में दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज नथिंग बट टेम्परेचर सेंसिटिव रिले, बिकॉज हमें पूछा गया है कि ओवरलोड के लिए हम कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरलोड के लिए हम टेम्परेचर सेंसिटिव रिलेज को यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। Our next question is the impulse ratio of a rod gap is dash. So these are the option, और इसके लिए जो correct answer है that is nothing but it is between 1.2 to 1.5. That means option number B is only correct answer for this. So जो impulse ratio होता है rod gaps का that is 1.2 से लेके 1.5 के बीच में होता है। And last question for our video is shunt compensation in an EHV is resorted to dash. So यहाँ दिया गया है shunt compensation। मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि सीरीज कंपनसेशन करने से क्या होता है। सीरीज कंपनसेशन करने से हम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी बाय सीरीज कंपनसेशन। और यहाँ शंट कंपनसेशन के लिए दिया गया है। सो फॉर शंट कंपनसेशन हम वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर शंट कंपनसेशन। सो हियर वी हैव स्मॉल चार्ट। सो कंपनसेशन के लिए इफ इट इज सीरीज कंपनसेशन हम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ इट इज शंट कंपनसेशन हम वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन केस ऑफ सीरीज कंपनसेशन हम क्या करते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटर्स का यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर बैंक्स का यूज कर सकते हैं स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। शंट कंपनसेशन में हम क्या करते हैं, शंट कंपनसेशन में हम शंट में रिएक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं रिसीविंग एंड साइड में। कहाँ पे, लोड साइड में, रिसीविंग एंड साइड में हम रिएक्टर्स का यूज कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट शंट कंपनसेशन ओनली टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल। अगर रिसीविंग एंड का वोल्टेज कम हो और अगर हमें उस वोल्टेज को इम्प्रूव करना होगा देन वी कैन मेक यूज ऑफ शंट कंपनसेशन ओनली एट लोड साइड या फिर रिसीविंग साइड में। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए कि अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करना हो टीचिंग मेथड में या फिर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसमें अगर आपके पास कुछ फीडबैक होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। जो आपको समझ नहीं आ रहा है उस पर भी हम वर्क कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो को पहुँचाइए। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।